महागठबंधन के घटक दल सीपीआई-एमएल ने बिहार चुनावों में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि कांग्रेस अपनी सीटें संभाल नहीं पाई, इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा है। दीपांकर भट्टाचार्य के मुताबिक अगर गठबंधन में कांग्रेस को कम सीटें दी गई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई, जो 2015 से भी खराब प्रदर्शन है। आईपीएल के अगले सीजन में 9 टीमें खेल सकती हैं। खबर है कि आईपीएल के अगले सीजन में 8 के बजाय 9 टीमें खेल सकती हैं। इसके लिए बीसीसीआई ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। बोर्ड इस बार जनवरी में खिलाड़ियों की बड़ी नीलामी कर सकता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना खतरे को देखते हुए गाड़ियों के फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मान्यता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। ये नियम गाड़ियों के सभी तरह के परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लागू होगा। आसियान इंडिया समिट का गुरुवार को ऑनलाइन आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के पीएम समेत 10 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना के बाद बने हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बन सकती है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दोनों देशों की कोर कमांडर स्तर की 8वीं बैठक में चीन ने पीछे हटने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर भारत विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत 3 चरणों में सेनाओं की वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की वापसी होगी, जबकि दूसरे चरण में फिंगर एरिया से 3 दिन के अंदर सैनिकों की वापसी संभव है। और इसके बाद तीसरे चरण में पूरी एलएसी पर तैनात किए गए अतिरिक्त सैनिकों को हटाया जा सकता है। खबर है कि 9वें दौर की बातचीत में इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए बातचीत भी होगी। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी और बिहार जाने वाले लोगों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी की गई है। स्टेशन पर भीड़ की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे ने वहां टेंट लगवाए, जिनमें लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के अलावा टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। टेंट में खाने पीने के काउंटर, टीवी और मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा दी गई है। यही नहीं, यात्रियों को ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए अलग से पूछताछ केंद्र बनाए गए। एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें सभी ट्रेनों के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर जानकारी दी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टेंट में मौजूद यात्रियों से बातचीत की और उनसे कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। सबसे अनुरोध ये है कि वो लोग रिजर्व टिकट लेके ही स्टेशन पे आए। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए वहां आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में अब नेताओं ने खुले तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उनकी राजनीति भारत के विरोध पर टिकी हुई है। यानी भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाना और भारत के खिलाफ बोलना पाकिस्तानी नेताओं के लिए अपनी राजनीति बचाने के लिए मजबूरी बन गया है। ये बात पाकिस्तान की मंत्री और इमरान खान की बेहद करीबी फिरदौस आशिक अवान ने खुले तौर पर स्वीकार की है। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बोलना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। पाकिस्तान की मंत्री ने माना कि भारत के खिलाफ राजनीतिक मुद्दे उछालना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। एंटी इंडियन जो हमारा सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ। वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज्यादा बेचते हैं। आजकल गवर्नमेंट यही काम कर रही है। गवर्नमेंट नहीं कर रही, सारे कर रहे हैं। ईस्ट चाइना सी में फंसे एक जहाज से 23 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश पनामा के माल ढुलाई करने वाले इस जहाज पर क्रू के 23 लोग सवार थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। इसके लिए चीन की एक रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंची और रस्सी की मदद से जहाज पर फंसे लोगों को निकालने लगी। इस ऑपरेशन से पहले जहाज बीच समंदर में हिचकोले खाता नजर आया। उसका आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो कभी भी डूब जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने भी बचाव अभियान में कई मुश्किलें पैदा की, लेकिन आखिरकार जहाज में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। कोरोना संकट के बीच गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात में 23 नवंबर से सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही राज्य के सभी कॉलेज भी उसी दिन से खोल दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए सभी स्कूलों और कॉलेजों में कुछ नियम लागू करने होंगे, जिसके मुताबिक स्कूलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। यानी एक दिन क्लास 9वीं और 11वीं की पढ़ाई होगी तो दूसरे दिन क्लास 10वीं और 12वीं की। और जो छात्र स्कूल आना चाहते हैं वही स्कूल आकर पढ़ाई कर सकते हैं।
बाकी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ભારત સરકારની SOP ગાઈડલાઇનના સંપૂર્ણ પાલન સાથે શરૂ કરવામાં આવે। दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से इस साल सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा, यानी घाटों, मंदिरों और मैदानों में किसी तरह का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। हालांकि कोरोना नियमों के तहत लोग अपने घरों में छठ मना सकते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिर राहत नहीं मिली और एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 के पार पहुंच गया। वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो सीवियर यानी कि खतरनाक कैटेगरी में बना हुआ है। यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के एक गोदाम को सील कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। सऊदी अरब के जद्दा में एक बम धमाका हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये धमाका गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में हुआ जहां फ्रांस के वाणिज्य दूतावास ने एक समारोह आयोजित किया था। ये कार्यक्रम पहले विश्व युद्ध के खत्म होने की सालगिरह पर किया गया था। दिल्ली के करावल नगर में एक आदमी पर अपनी भाभी की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद यह आरोपी खुद डीसीपी दफ्तर पहुंचा और इस वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि ये अपनी मां को अलग रखे। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वो तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपें। चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश को केंद्र की सियासत करने और तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने की सलाह दे डाली। उन्होंने 2015 में हुए जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन का जिक्र करते हुए यह बात कही। नीतीश जी देश की राजनीति में आ जाएं और भतीजे को मुख्यमंत्री बना दे, बड़ा दिल करे। जिसके बाद जेडीयू दिग्विजय सिंह की इस बात पर भड़क गई। तो अपना ज्ञान जो है अपने अंदर रखे, कांग्रेस को ज्ञान दे, हम लोग को ज्ञान की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में अचानक से कोरोना के मामलों में तेजी आ गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहली बार 42,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में इस समय कंटेनमेंट जोन की संख्या 4,000 के पार हो गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 85 लोगों की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोरोना के बड़े मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही पूछा कि जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों में भीड़भाड़ को कैसे बढ़ावा दे रही है। मेक्सिको के तबास्को में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैलाब ने वहां के हजारों लोगों को बेघर कर दिया। एटा तूफान के साथ हुई तेज बारिश की वजह से वहां की कई नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से तबास्को के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी ने चारों तरफ अपना डेरा जमा लिया। सड़कें और गलियों के तो नामो निशान तक मिट गए। कई मकान सैलाब में इस कदर डूब गए कि सिर्फ उनकी छतें ही बाहर की तरफ निकली दिखाई दी। ऐसी एक छत पर 2 लोग पनाह लेते नजर आए। कुदरत के इस प्रकोप के बीच राहत बचाव की टीमें पूरी तरह मुस्तैद दिखी। नावों की मदद से उन्होंने पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। una zona de las más afectadas, de donde hay comunidades aledañas. बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। इन शिविरों में उनके खाने पीने और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया। बताया गया कि करीब 50 साल बाद वहां सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई। इंटरनेट पर मौजूद सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाने वाले प्लेटफॉर्म अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और सभी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने वाली सभी वेब सीरीज और सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी और कई ऑनलाइन कार्यक्रमों पर लोगों ने काफी आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, जिनमें कुछ वेब सीरीज भी शामिल हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सरकार का इस मामले में कितना दखल रहेगा और वो किस तरीके से ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करेगी। गुजरात के दाहोद में एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक यात्री का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटने लगा। इससे पहले वो ट्रेन वहां से गुजरती नजर आई। इस दौरान वो यात्री ट्रेन के रुकने का इंतजार किए बिना ही उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पैर फिसलने से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। उसे मुसीबत में देख एक आरपीएफ जवान भी उसके पीछे भागा, लेकिन ट्रेन बढ़ती ही रही। हालांकि उस जवान ने यात्री को नहीं छोड़ा और उसके साथ दौड़ता रहा।
जल्द ही ट्रेन भी रुक गई, जिसके बाद जवान ने उसे खींचकर बाहर निकाला और ट्रेन में दोबारा चढ़ा दिया। अमेरिका में हाइपरलूप का पहला मानव परीक्षण कामयाब रहा, जिसे वर्जिन हाइपरलूप नाम की कंपनी ने लॉस वेगस के रेगिस्तान में अंजाम दिया। हाइपरलूप ट्यूब के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की एक तकनीक है, जिसके पहले मानव परीक्षण में कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जैसे ही यह अनोखा सफर शुरू हुआ, उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। ये ट्रायल वहां के लास वेगस शहर में किया गया। दोनों अधिकारियों को सबसे पहले कैप्सूल की तरह दिखने वाले हाइपरलूप पॉड में पूरी एहतियात के साथ बिठाया गया। लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार के साथ इस पॉड ने महज 15 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय कर ली। मंजिल पर पहुंचने के बाद दोनों यात्रियों ने इस सफर को बेहतरीन अनुभव बताया। दावा है कि हाइपरलूप तकनीक से चलने वाली ट्रेन 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिलहाल इस परीक्षण में सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए ही बने पॉड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही ऐसे कई हाइपरलूप पॉड बनाए जाएंगे जिनमें 25 से 30 यात्री बैठ सकेंगे। दिल्ली में हुनर हाट प्रदर्शनी शुरू हो गई। दिल्ली के पीतमपुरा में हुनर हाट प्रदर्शनी शुरू हो गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस हुनर हाट प्रदर्शनी में देश भर के कारीगर अपने हाथों से बना सामान बेचने पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कोरोना के खतरे से निपटने पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी और साफ किया कि राज्य में पटाखे चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस याचिका में त्योहारों पर पटाखे चलाने पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्योहारों को जरूरी बताया, लेकिन कोरोना संकट में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए उठाए गए हर एक कदम को भी अहम करार दिया। विश्व हिंदू परिषद 15 जनवरी से राम मंदिर से जुड़ा एक अभियान चलाएगी, जिसके तहत कुछ साधु संतों की टोली देश भर के गांवों में जाएगी और लोगों को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में बताएगी। इस अभियान के जरिए मंदिर बनाने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उससे हम एक सहयोग लेंगे, सेवा लेंगे। सेना प्रमुख MM नरवणे ने उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास वाले इलाकों का दौरा किया और ताजा हालात की जानकारी ली। 1 नवंबर से राजस्थान के भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर बैठे गुर्जर समुदाय के साथ गहलोत सरकार का समझौता हो गया है। जानकारी के मुताबिक गुर्जर समाज के लोगों और राजस्थान सरकार के बीच 6 मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही आंदोलन खत्म करने का आज औपचारिक ऐलान होगा। गुर्जर समाज के साथ हुए समझौते के मुताबिक प्रदर्शन के समय मारे गए 3 आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आंदोलन के समय दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे और MBC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। इस समझौते के बाद आज भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन के खत्म करने का औपचारिक ऐलान होगा। बिहार में NDA की जीत का जश्न पटना से दिल्ली तक मनाया गया। बिहार की जीत के नायक माने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में शामिल हुए और करीब 7 बजे उनकी कार बीजेपी दफ्तर पहुंची। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और बाकी नेताओं ने पहुंचते ही उनका स्वागत किया और फिर प्रधानमंत्री सीधा बीजेपी दफ्तर की छत पर पहुंच गए। उन्होंने ऊंचाई से कार्यकर्ताओं की भीड़ का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। मोदी मोदी के नारे पूरे बीजेपी दफ्तर में गूंजने लगे। मोदी मोदी। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए, जहां धन्यवाद बिहार का बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता पहले से मौजूद थे। मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की एक भारी भरकम माला के साथ किया गया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि चुनाव में जीत उसी को मिलेगी जो देश के लिए काम करेगा। पीएम ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में NDA के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने जीत का श्रेय JP नड्डा को दिया और मंच से ही JP नड्डा के समर्थन में नारे भी लगवाए। नड्डा जी आगे बढ़ो। बीजेपी के लिए यह मौका इसलिए बड़ा था क्योंकि जीत केवल बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी हुई। इसीलिए जीत का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में रखा गया। पहले यह कार्यक्रम कल होना था, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे भी थे, लेकिन देर रात तक जब नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हुई तो कार्यक्रम एक दिन बाद करने का फैसला लिया गया और दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे। इस दौरान पूरा बीजेपी दफ्तर करीने से सजाया गया। मंच के ठीक सामने कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं लगाई गई।
फिर भी लोगों की इतनी भारी भीड़ जुटी कि कदम रखने तक की जगह नहीं बची। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़े हमले किए। परिवार से चलने वाली पार्टियों को उन्होंने लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का नाम लिए बिना ही उन्होंने बंगाल के लिए भी शंखनाद कर दिया। बंगाल में सियासी हिंसा की घटनाओं के लिए उन्होंने टीएमसी को चेतावनी दी। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने भाषण में कोरोना संकट के दौरान किए गए केंद्र के कामों का भी जिक्र किया और चुनावी नतीजों के पीछे उन कामों को भी बड़ी वजह बताया। ड्रग्स के मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अर्जुन रामपाल की महिला मित्र ग्रेबियला को आज एक बार फिर एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और आज पूछताछ होगी। इसके बाद अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ हो सकती है। इससे पहले कल भी ग्रेबियला से एनसीबी के अधिकारियों ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि 13 या फिर 14 नवंबर को अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्रीज के ड्रग्स कनेक्शन केस में ग्रेबियला के भाई की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ के साथ ही बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर अर्जुन रामपाल भी एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी ने 9 नवंबर को उनके घर छापा मारा था और दवाएं भी बरामद की थी जो बैन हो चुकी हैं। इसके अलावा अर्जुन रामपाल के मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया गया था। बंगाल के आसनसोल में मेयर और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिवाली के तोहफे के तौर पर लोगों को दिए बांटे, जिसे विपक्ष ने विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया और इसे वोटरों को लुभाने की कोशिश ठहराया। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी अगरबत्ती बंटवाने पर सुर्खियों में आ गए थे, जिसके बाद वो लोगों को दिए बांटने पर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए। वो लाउडस्पीकर और बाजे गाजे के साथ आसनसोल की गलियों में घूमते दिखे। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को दियों के डिब्बे बांटे। जितेंद्र तिवारी ने जनता से पटाखे न फोड़ने की अपील करते हुए उन्हें दिए दिए। लेकिन इन डिब्बों पर ममता बनर्जी और जितेंद्र तिवारी की तस्वीर छपी होने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने इसी बात का हवाला दिया और टीएमसी विधायक और आसनसोल के मेयर की इस कोशिश को चुनाव के लिए चली गई राजनीतिक चाल बता दिया। असल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वोट मांगने का एक जरिया कर लिए हैं। लेकिन जितेंद्र तिवारी ने उनकी इस पहल के सियासी मायने निकालने वालों की सोच को गलत ठहराया। लोगों के दिमाग में जब राजनीति चलती रहती है तो वो इस तरह का आकलन करते हैं, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता है। कोरोना की वजह से कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर बैन लगा चुकी है। चीन ने अपनी पनडुब्बी को समंदर में 10,000 मीटर की गहराई तक उतारने का नया रिकॉर्ड बनाया है। खास तरह की पनडुब्बी रिसर्च के काम में इस्तेमाल होती है, जिसे प्रशांत महासागर के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच में उतारा गया। ये पनडुब्बी एक दूसरे जहाज से जुड़ी थी। इसकी मदद से ही इसे पानी में उतारा गया। कुछ ही देर में ये पनडुब्बी 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक पहुंच गई। इतनी गहराई तक पहुंचने के बावजूद भी पनडुब्बी ऊपर मौजूद जहाज तक लगातार सिग्नल और जरूरी जानकारियां भेजती रही। बताया गया कि इस पनडुब्बी में 3 लोग सवार होकर समंदर की तली तक पहुंच सकते हैं और वहां पर जरूरी रिसर्च कर सकते हैं। बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर अली को टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया। अब उनकी जगह ये जिम्मेदारी बाबर आजम संभालेंगे, यानी बाबर अब सभी फॉर्मेट में टीम के कप्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी, जिसके बाद देर शाम वो तलोजा जेल से रिहा हो गए। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले अपने जूतों को साफ करते नजर आए। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया। चुनाव से पहले नीतीश से नाराजगी की वजह से बिहार में एलजेपी ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था और नतीजे आने के बाद चिराग पासवान ने खुलेआम यह दावा कर दिया कि एलजेपी ने चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ऐसा बयान तब दिया है जब चुनाव में उनकी पार्टी ने केवल 1 सीट जीती। भाजपा को किस तरीके से लाभ मिले और जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से नुकसान पहुंचे, मैं शुरू से मेरा लक्ष्य था। मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाए। अटकल है कि एलजेपी की वजह से इस बार जेडीयू को घाटा हुआ और बीजेपी को फायदा, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि चिराग की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ, न कि केवल जेडीयू को। लोक जनशक्ति पार्टी ने और केवल जदयू का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर नुकसान किया है।
कोरोना संकट के बीच देश में मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से मोदी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सेक्टर को बढ़ावा देने का प्लान तैयार किया, जिसके तहत केंद्र सरकार मोबाइल फोन, LED बल्ब, दवाई, AC और सोलर एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देगी और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया। इससे सरकार को उम्मीद है कि लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। जबकि सोशल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेगी और जो संगठन या NGO स्कूल, कॉलेज या अस्पताल खोलना चाहते हैं, सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और स्कॉटलैंड में हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल डेकर बस की टेस्टिंग आखिरी चरण में है। वहां के एबरडीन शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए इस तरह की 15 बसों को इस साल के आखिर तक लॉन्च करने की तैयारी, जो कि प्रदूषण न फैलाने के साथ ही रफ्तार और रेंज के मामले में भी कोई समझौता नहीं करती। सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर दौड़ती इस बस से रत्ती भर भी धुआं निकलता नजर नहीं आया और बल्कि उसकी जगह वो जमीन पर पानी छोड़ती दिखी। वैसे तो इलेक्ट्रिक बसें भी प्रदूषण नहीं फैलाती, लेकिन उन्हें चार्ज करना एक झमेला है। मगर दावा है कि हाइड्रोजन से चलने वाली इस बस के साथ ये दिक्कत नहीं। इसमें ईंधन भरना पेट्रोल भरने की तरह है और इस काम के लिए ये 10 मिनट भी नहीं लेती। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह की हाइड्रोजन बसें तेल के बूते फली फूली स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर की अर्थव्यवस्था को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाएंगे। चोरी के आरोप में एक बदमाश की पिटाई की गई। बिहार के सीवान में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक बदमाश की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया गया कि आरोपी एक दफ्तर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को चुराकर भाग रहा था। लखनऊ में कुछ बदमाश गहने के कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए। बताया गया कारोबारी अभिषेक केसरवानी दुकान बंद कर अपनी पत्नी के साथ कार से घर जा रहा था, तभी हमलावरों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और फिर उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक बंद पड़ी इमारत में आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते फैल गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। यूपी के आजमगढ़ में एक पुलिस वाले की ज्यादती का वीडियो सामने आया। वीडियो में पुलिस वाला सरेआम मोटरसाइकिल सवार से मारपीट करता दिखाई दिया। बताया गया कि किसी बात पर मोटरसाइकिल सवार और पुलिस वाले के बीच बहस हो गई। अयोध्या में कल दीपोत्सव मनाने के लिए पूरे शहर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कल अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के समय 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अयोध्या में खासतौर पर राम की पैड़ी और सरयू नदी के किनारों को सजाया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी और दूसरे नेता सरयू की आरती में शामिल होंगे। पूरे अयोध्या शहर में चारों तरफ LED बल्ब से रोशनी की गई है और हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। धर्मनगरी अयोध्या के राम की पड़ी को बिल्कुल इस तरह सजाया गया है कि आपको देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये वही राम की पड़ी है जो आम दिनों में आप देखते थे। हमारे दाहिनी तरफ का हिस्सा जहां पर 5,51,000 दिए जो जलाए जाने हैं वो रख दिए गए हैं। पूरे राम की पड़ी को बिल्कुल चांदनी रात की तरह सजाया गया है। यहाँ जो CM आएंगे उसके मंच बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे कॉटेज हैं, चेयर प्लान है वो चालू है। इसके अलावा जो माँ सरयू का जो पानी है राम की पड़ी पर उसे भी खोल दिया गया, वो लगातार यहाँ आपको बहता दिखाई देगा। कई सारी जो नई नई चीज़ें हैं वो यहाँ पर की गई हैं, झालरों से सजावट किया गया। अगर आप हर तरफ अगर आप यहाँ देखें तो जो पूरी तैयारी है वो की गई है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सजावट है नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ बिल्कुल आपको अलग अलौकिक अलग तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये वो धर्मनगरी अयोध्या है, ये योगी की धर्मनगरी अयोध्या है, ये मोदी की धर्मनगरी अयोध्या है। क्योंकि सबसे बड़ी अगर जीत होगी प्रधानमंत्री मोदी की या फिर योगी की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो जिनकी 3 पीढ़ियां, चाहे दिग्विजयनाथ की बात करें, जब भगवान राम का प्रकटय हुआ तब वो यहाँ मौजूद थे, जब ताला खुला राम जन्मभूमि का तब उनके गुरु अवैधनाथ मौजूद थे और अब मंदिर बन रहा है तो उनके ही शिष्य योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की CM की गद्दी पर विराजमान है। तो शायद सबसे बड़ा क्षण उनके लिए होगा और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के लिए सरकार ने अपने पिटारा खोल दिया, 2,500 करोड़ से ज्यादा का बजट है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी और फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जाहिर की है। साथ ही सभी जिलों के डीएम, जिला चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में सभी जिला अस्पतालों और कोविड सेंटर को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही कोविड से जुड़े सभी निर्देशों के पालन की भी हिदायत दी गई है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े एक आदमी पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब वो अपने घर के बाहर बैठा था और तभी दो बदमाश मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे, जिनमें एक बदमाश फायरिंग करने लगा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि मोटरसाइकिल से उतरकर बदमाश ने पहले जेब से पिस्तौल निकाली और फिर कई राउंड फायर किए। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वारदात वाली जगह पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू कर दी। मकान के अंदर बैठे हुए सुल्तान सिंह पर फायरिंग की, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात में उस आदमी की जान बाल बाल बच गई, लेकिन आरोप है कि इससे कुछ दिन पहले भी उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो घायल भी हो गया था। बीते एक हफ्ते में आए दो जबरदस्त तूफानों की वजह से तबाही झेल रहे फिलीपींस में वेम्को तूफान की दस्तक से हालात और ज्यादा खराब हो गए। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अगले कुछ घंटों में उत्तर पूर्वी फिलीपींस के कई इलाकों की तरफ यह तूफान बढ़ सकता है, जबकि अभी पहले ही हुई तबाही से लोग उभर नहीं पाए हैं। जिन इलाकों से वेम्को तूफान गुजरा, वहां बर्बादी का मंजर साफ नजर आया। सड़कें पानी से भरी नजर आई। तूफान की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक रफ्तार से हवा चली। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ झूले की तरह हिलते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में तेज बारिश की वजह से एक रिहायशी इलाके में मौजूद सभी मकान पानी से घिरे दिखाई दिए। ऐसे में कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। इस बीच राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की दोस्त से 6 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की दोस्त से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अब अर्जुन रामपाल को इसी मामले में सुबह एनसीबी के सामने पेश होना है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के बीच विवाद की अटकलें फिर तेज हो गईं। शास्त्री ने कोरोना संकट के बीच दुबई में आईपीएल के सफल आयोजन पर एक ट्वीट किया, जिसमें बीसीसीआई और आईपीएल के कई अधिकारियों को टैग करते हुए बधाई दी गई, लेकिन इनमें गांगुली का नाम शामिल नहीं था। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल बोर्ड के छात्र प्री बोर्ड परीक्षाओं में बैठे बिना भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नागालैंड में दिवाली से पहले पटाखे बेचने और चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये फैसला अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना संकट में लोगों को होने वाली दिक्कतों की वजह से यह आदेश दिया गया। बिहार चुनाव में जीत के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के कई पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें जनता की सही पसंद बताया गया। सीधे तौर पर हमला आरजेडी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है। यूपी के आजमगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक दारोगा सरेआम मोटरसाइकिल सवार से अचानक मारपीट करता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हाथापाई शुरू हुई, उस समय वो मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला वहां पहुंचा और उससे मारपीट शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में दिखा कि दारोगा ने मोटरसाइकिल सवार को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और फिर उसके पैर पर जोर से लात मार दी। उसने उस मोटरसाइकिल सवार को फिर लगातार कई थप्पड़ भी जड़े और उसकी मोटरसाइकिल से चाबी निकाली। इतना सब कुछ होने के बाद वो आदमी मोटरसाइकिल से उतरा और दारोगा से भिड़ गया। वीडियो के सामने आने के बाद एसपी दारोगा के बचाव में उतर आए। जो कुछ भी किया है चौकी इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है। वीडियो में साफ दिखा कि जब मोटरसाइकिल सवार भी दारोगा से बहसबाजी पर उतारू हो गया, तो उसके ऐसे तेवर देखकर उस दारोगा ने उसे फिर एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इतने में वहां एक दूसरा पुलिस वाला पहुंचा, जो उस मोटरसाइकिल सवार को अपने साथ वहां से ले गया। मुंबई में दिवाली की खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकले कई लोग कोरोना से बचाव के नियमों को भूल गए। खरीदारी के लिए वहां के ज्यादातर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वहां से सामने आई क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीरें भी कुछ वैसी ही नजर आईं। बाजार में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना तो छोड़िए, कई लोग तो बिना मास्क के भीड़ में घूमते नजर आए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि कई दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान बेचते नजर आए। यहाँ पर ऐसी भीड़ लगी है जैसे मानो कोरोना अभी है ही नहीं। हालांकि मुंबई बीएमसी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को बार बार ये सूचना दी जाती है कि कोरोना में 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। लोगों को समझाने के लिए वहाँ पुलिस के कुछ जवान और बीएमसी के कुछ कर्मचारी भी तैनात रहे, लेकिन त्योहार की खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं दिखा। हालांकि मुंबई की नगरपालिका बीएमसी ने दावा किया कि वो बाजारों में भीड़ को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है और कौन से समय भीड़ होती है, ये भी हमने अभ्यास किया है। उस मुताबिक हमने हमारी टीम वहाँ पे तैनात कर रखी है। मुंबई लंबे वक्त तक देश के बाकी शहरों के मुकाबले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, इसलिए वहां के बाजारों में जुटने वाली भीड़ ने फिर से बीएमसी की चिंता भी बढ़ा दी।
अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो गई। 13 तारीख को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या को पूरी तरह सजा दिया गया। तोरण द्वार हो या फिर राम की पैड़ी, सभी रंगीन रोशनियों में जगमगाते दिखे। बताया गया कि दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यूपी के गोंडा में बीजेपी नेता श्रेयस्कर देव ने एसपी दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बीजेपी नेता पटाखे की लाइसेंस की पैरवी करने एसपी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 11वें दिन गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच 6 मांगों पर सहमति बन गई। इस समझौते के साथ ही गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला ले लिया। पंजाब के संगरूर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक किसान पराली जलाते हुए प्रशासन को चुनौती देता दिखा। साथ ही उस किसान ने सरकार से पंजाब की पराली जलाने वाले किसानों पर केस नहीं करने की मांग की। स्लोवेनिया की एक गोताखोर ने समुद्र में 114 मीटर नीचे उतरकर सबसे ज्यादा गहराई में गोता लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कमाल की बात यह कि गोताखोर ने यह कारनामा बिना किसी ऑक्सीजन उपकरण की मदद के किया। और मिस्र के शर्म शेख में हुई प्रतियोगिता में वो पक्के इरादे के साथ समंदर में उतरी। पैरों में एक फिन पहनकर वो गहराई में चली गई और किसी मछली की तरह तैरती नजर आई। इस गोताखोर के रिकॉर्ड पर नजर बनाए रखने के लिए कुछ लोग लगातार उसके साथ दिखे और उनकी नजरें घड़ी पर टिकी रहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए एलेंका आतनिक नाम की गोताखोर सांस रोककर समंदर में ही तैरती रही। 3 मिनट 41 सेकंड तक पानी के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एलेंका आर्टनिक ने पिछले साल इटली की एक गोताखोर के साथ मिलकर भी रिकॉर्ड बनाया था। कर्नाटक के बागलकोट में बीजेपी विधायक सिद्धू सवदी के अपनी ही पार्टी की एक महिला पार्षद से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने उस महिला को महालिंगपुर निगम परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उसकी मांग न माने जाने से खफा ये महिला पार्षद कांग्रेस को वोट डाल सकती है। सामने आए वीडियो में बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के गेट के बाहर खड़े दिखे, जो उस महिला पार्षद के वहां पहुंचते ही एक्शन में आ गए। जैसे ही वो महिला पार्षद वहां मतदान करने पहुंची, उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। अपने समर्थकों की मदद से वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगे, जिस वजह से वो सीढ़ियों में गिर गई। हालांकि वहां तैनात पुलिस वाले भी महिला को बचाने के लिए उनके बीच कूद पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि महिला पार्षद बीजेपी नेता के समर्थकों से घिरी हुई दिखी। वीडियो में यह भी दिखा कि महिला पार्षद के वहां तक पहुंचने से पहले ही बीजेपी विधायक के समर्थकों ने उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिशें तेज कर दी थी। पुलिस वाले लगातार उसे उनके चंगुल से छुड़ाने में जुटे दिखे। ऐसे हालात में पुलिस को उन लोगों पर हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक दफ्तर में आग लगाने पहुंचा आदमी खुद उसकी चपेट में आ गया। वो वहां आग लगाने वाली गैस का सिलेंडर लेकर पहुंचा था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि दफ्तर में आग लगाने के बाद वो आदमी जब वहां से बाहर निकला तो वो खुद के पैरों में लगी आग को बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ता नजर आया। उसके हाथ में मौजूद पैसों से भरे बैग को भी उसने वहीं छोड़ दिया। वो बैग भी आग की लपटों से घिर चुका था। ऐसे में वो आदमी बस खुद को बचाने की कोशिश में जुटा दिखा। इससे पहले वो दफ्तर के अंदर पहुंचा और वहां मौजूद सभी चीजों पर उसने पहले गैस का छिड़काव किया और फिर उनमें आग लगा दी, लेकिन इस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। दिवाली से पहले पटाखों पर पाबंदी के फैसले को सम्मान देने के लिए यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का अनोखा तरीका निकाला। इसके लिए वो वाराणसी के अस्सी घाट पर जुटे और वहां पहुंचने वाले लोगों को अपनी जेब खर्च से एक दिया, एक पौधा और साथ में एक मास्क मुफ्त में बांटा, ताकि वो सभी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने में एक कदम आगे बढ़ाएं और कोरोना से बचाव भी हो सके। चेतना आए और प्लांट लगाएं। जब पौधे लगाएंगे तो पर्यावरण को वो नुकसान उस कंपनसेट हो जाएगा। अस्सी घाट पर जिस जगह उन्होंने लोगों में ये सारी चीजें बांटी, वहाँ उन्होंने तख्तियां भी लगाई, जिसके जरिए लोगों से अपील की गई कि वो इस बार दिवाली पर प्रदूषण कम करने में सरकार का सहयोग दे। पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त के बाद कोरोना नियमों के तहत लोकल ट्रेन सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। राज्य में करीब 8 महीने पहले कोरोना महामारी की वजह से ये सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य में लोकल ट्रेन सेवा को शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया। इसके लिए रेलवे की तरफ से कई तरह की तैयारियां की गईं। कोलकाता स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में टिकट खिड़की के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे बने दिखाई दिए, जिनमें खड़े होकर लोग टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। करीब 8 महीने बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्री भी खुश नजर आए। ट्रेन चालू हो गया तो बहुत अच्छा, मैं टाइमली ऑफिस पहुंच जाएगा,
इसी तरह उत्तर 24 परगना के नैहाटी रेलवे स्टेशन पर भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मास्क लगाए भी नजर आए। बिहार में आग लगने से एक ट्रक जलकर राख हो गया। बिहार की पूर्णिया में एक ट्रक आग लगने की वजह से जलकर राख हो गया। बताया गया कि ट्रक पिछले 4 दिनों से नेशनल हाईवे 57 पर खड़ा था, लेकिन अचानक उससे आग की लपटें उठने लगी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और उसने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि विवादित जमीन पर एक पक्ष मकान बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर दूसरा पक्ष भड़क गया और फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बिहार में नीतीश कुमार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। छठ और दिवाली के बीच का ये समय निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 16 नवंबर को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार और दिवाली के बाद छठ से पहले यानी कि जो बीच का समय है उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की गद्दी संभालेंगे। और हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 16 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। और कल जब पीएम मोदी गए थे उससे पहले बीजेपी दफ्तर, उन्होंने साफ कर दिया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो हालांकि बिहार में जेडीयू को कम सीटें मिली हैं बीजेपी के मुकाबले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये साफ है। और 16 नवंबर को वो शपथ ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। छठ और दिवाली के बीच का निकाला जा रहा है वक्त। तो अब ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और 16 तारीख को वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 16 तारीख को एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे नीतीश कुमार। 15 सालों से लगातार मुख्यमंत्री और फिर अब एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। हालांकि जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है इस बार। अगर हम देखें तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं पिछली बार के मुकाबले, लेकिन जो एलजेपी अलग हुई उस एनडीए से, उसके बाद जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा। ये बात खुद चिराग पासवान ने भी कही। हमारे साथ चंद्रमोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, 16 तारीख को मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से कमान संभालेंगे नीतीश, ये साफ हो चुका है अब? बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं और नीतीश कुमार लगातार अपने जो सहयोगी हैं उन नेताओं से बात भी कर रहे हैं। और ये तय किया जा रहा है कि क्योंकि 14 तारीख को दीपावली है, उसके बाद ये वक्त निकालने की बात हो रही है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 तारीख को नीतीश कुमार के नए सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है और इसको लेकर वरीय अधिकारियों को आदेश भी दे दिया गया है। उससे एक दिन पहले जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक होगी और पुराने सरकार और पुराने कैबिनेट को भंग किया जाएगा। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार अपना दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास जाकर। और आज जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो 243 नए विधायक जीत कर आए हैं वो राज्यपाल के पास तकरीबन 11 बजे जाएंगे। ये लिस्ट सौंपेंगे कि कौन कौन और कहां से विधायक और किस पार्टी की जीत कर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद राजभवन अपने हिसाब से फिर अगली तैयारी करेगा। चलिए चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए